नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। एक तरह से पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं और उसको यहां पर हम लोग अपने एक्सपर्ट के जरिए बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कई सारी तमाम खबरें हैं, उनको भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार अभिषेक, थैंक यू। सर, आपसे चर्चा शुरू करने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली खबर है, रविवार को भी खुलेंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस। कहां का मामला है और क्यों ऐसा फैसला लिया गया, इसको हम लोग आज समझेंगे। इसके बाद टटोलेंगे, फ्लैट का कब्जा देने के लिए ओसी जो है वो जरूरी है। किस मामले में ये फैसला लिया गया है उसको भी हम लोग यहां पर जानेंगे। इसके बाद फिर जानेंगे, बदलेंगे अब सर्कल रेट। काफी वर्षों बाद ये बदलाव किया गया है, लेकिन कहां किया गया है उसको हम लोग यहां पर जानेंगे। इसके बाद फिर रुक करेंगे हम लोग, पुरानी सोसाइटी होंगी रीडेवलप। कैसे होंगी रीडेवलप, कहां की ये पहल है, क्यों ऐसी पहल की गई है, इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद बात होगी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में खुली गड़बड़ियों की पोल। बड़े खुलासे हुए हैं एक रिपोर्ट में, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा भी कई सारी खबरें होंगी, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर आज सुन लेंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो गाजियाबाद में प्रॉपर्टी का बैनामा कराने के लिए लोगों को सिर्फ वर्किंग डेज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब गाजियाबाद के कुछ सब रजिस्ट्रार ऑफिस रविवार को भी खुलेंगे। ये सुविधा सुबह से लेकर रात तक लगभग 8 बजे तक अवेलेबल रहेगी। इसका मकसद प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को जो है वो आसान और तेज बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वीकडे में समय नहीं होता। इससे डॉक्यूमेंट पंजीकरण जैसे बनामा बिना लंबे इंतजार या छुट्टी लिए भी कराया जा सकेगा। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी ये कदम आप मान रहे हैं और क्या ये और शहरों में भी लागू होना चाहिए अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा तो? आपसे कैसे है कि जो बहुत बड़ा तबका है जो कि जॉब ओरिएंटेड है, जो जॉब करता है और जिनकी संडे को ही छुट्टी होती है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो रूल आया है बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो छुट्टी के दिन अपने रजिस्ट्रियाँ और इस तरह के काम को बड़े आराम से निपटा सकते हैं। अब बात रहती है कि बाकी जगह इसको होना नहीं चाहिए, तो ये बेसिकली जो रूल है वो जहाँ पे 5 सब रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि एक सब रजिस्ट्रार को हम संडे को भी ओपन कर सकते हैं ताकि वो रोटेशन में काम होता रहे। तो वो रूल तो है। अगर किसी और शहर में इस तरह के 5 रजिस्ट्रार का ऑफिस है जहाँ 5 रजिस्ट्रार काम करते हैं, तो वहाँ भी इस तरह की फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। सो वो रूल केवल गाजियाबाद के लिए नहीं है, वो पूरी यूपी के लिए है। जहाँ पे भी 5 सब रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे ये रूल लागू होता है। जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो वीकडे में काम करने जाते हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत की ये सिचुएशन होती है। ऐसे में ये जो कदम है रविवार को सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोलना, ये बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन सर, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं वो सभी प्रकार की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री यहाँ पर होगी या कुछ लिमिटेड काम ही यहाँ पर हो सकेंगे संडे के अगर बात करें तो? नहीं, सभी प्रकार की रजिस्ट्री इसमें होगी और जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस वगैरह हैं या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो सब सेम ही रहने वाली हैं। इसमें चार्जेस वगैरह में कोई एडिशनल आपको नहीं पे करना है। सो वो सब चीज़ें नहीं हैं। ये तो केवल जो पब्लिक है उनकी फैसिलिटी के लिए सरकार ने कदम उठाया है, उचित कदम उठाया हुआ है। मतलब सर, स्टैम्प ड्यूटी होगी या रजिस्ट्रेशन फीस होगी या दूसरे चार्जेस हो गए, वो लग रहा है कि इक्वली रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, या कोई वीकेंड चार्जेस जैसा कुछ इसमें मेरे ख्याल से नहीं लागू होगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है और चार्जेस सेम है जैसे कि नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। सो वो फैसिलिटी अवेल करने के लिए जो ऑफिस गोइंग पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद ये डिसीजन है। मतलब खुशखबरी कह सकते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए कि जो संडे को भी यहाँ पर जा सकते हैं और जो वीकडेज में परेशान थे उनके लिए संडे को ये फैसिलिटी दी गई है गाजियाबाद के लिए, और हो सकता है कि दूसरे शहरों में भी ये मॉडल अपनाया जाए। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिल्डर घर खरीदारों को बिना वैध ऑक्यूपेंसी यानी कि ओसी के फ्लैट का कब्जा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक बिल्डिंग को स्थानीय इमारत नगर निगम की ओर से ओसी नहीं मिलता, तब तक खरीदार कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ओसी का होना कानूनी और अनिवार्य शर्त है और इसके बिना कब्जा देना सेवा में कमी माना जाता है। ऐसे में खरीदार मुआवजे के हकदार भी हो सकते हैं। यह फैसला गुड़गांव के पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में सामने आया है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर कब तक ओसी और फ्लैट का कब्जा देने के लिए बाध्य होंगे? खरीदारों को कितना इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए? अभी जो बेसिकली रूल क्या था, जो बिल्डर्स ने अपने लिए रूल डिसाइड किया था कि जैसे ही भी ओसी के लिए अप्लाई कर देते थे
तो वो जो लेट पेनाल्टी कंस्ट्रक्शन की है वो बायर्स को देना बंद कर देते थे, जो कि एक तरीके से अनुचित भी है। सरकार ने भी कुछ ऐसे रूल निकाले थे जिसमें स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन हो पाए कि अगर आपने ओसी को अप्लाई किया है या आपकी कोई टावर तैयार है तो एक एग्रीमेंट टू लीज करा के आप हैंडओवर दे सकते हैं। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों पे, अटकलों पे और इन सब आदतों पे रोक लगा के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर ओसी नहीं आ पा रही है तो उसके कुछ ना कुछ रीजन्स जरूर रहते हैं। उस रीजन्स को बिल्डर को पूरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो सकती है, लिफ्ट का ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है, पावर बैकअप नहीं हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं, उसके लिए सुप्रीम का ऑर्डर एक बायर्स के लिए बहुत समझदारी वाला ऑर्डर है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसको बेसिकली अब बिल्डर को अगर वो पोजीशन नहीं ले रहा है बंदा, तो तब तक उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी जब तक कि वो उसका ओसी नहीं आ जाता। सो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। नाउ अब बिल्डर के पास पूरा है। रेरा के आने से बिल्डर्स पे कुछ लगाम लगी थी, इसके आने के बाद तो बिल्डर्स को और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो बिल्डर के लिए काम बढ़ सकता है, लेकिन बायर्स के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन दिख सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर हम लोग माने तो। सर, बिल्डर से फ्लैट लेने से पहले खरीदार कैसे ये सुनिश्चित करे कि जो ओसी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, वो वैध है और पूरी तरह जारी हो चुका है? नहीं, अगर ओसी बिल्डर दिखा रहा है तो फिर जनरली वैध होता है। इतनी ज़्यादा तो शायद हमारे से फर्जीवाड़ा बिल्डर नहीं करेंगे। और आप कंसर्न अथॉरिटी जिसने भी ओसी इनको इशू किया है उसके पास कभी भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो ओसी वैलिड है या नहीं है, या ओसी सही सूत्रों से आई है या नहीं है। ये तो कभी भी ऑफिस में जाके चेक आप कर सकते हैं और हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती चेक करने में। तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन सर, ओसी अगर ना मिले तो खरीदार के यहाँ पर कौन से अधिकार होते हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है? ओसी नहीं मिलने की कंडीशन में केवल खरीदार अपना पेनल्टी का क्लेम ले सकता है बिल्डर से, और अगर वो क्लेम नहीं दे रहा है तो वो रेरा या बाकी कोर्ट्स की हेल्प ले सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये मुझे पोजीशन नहीं दे रहे हैं और साथ में मुझे पेनल्टी भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से आप बिल्डर के साथ बात कर सकते हैं और वो हमारे ख्याल से ऑर्डर उनकी फेवर में ही जाएगा। सर, वैसे अभी हम लोग कई सारे केसेस आते हैं जिसमें मकान डिलीवरी की देरी की बात की जाती है, लेकिन जब ये ओसी वाला मामला यहाँ पर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ओसी बहुत मैंडेटरी है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कि वो घर नहीं ले सकता, बात नहीं कर सकता। इसकी वजह से सर क्या और देरी हो सकती है डिलीवरी में अगर ये वाला क्लॉज अगर आ जाता है तो? इसमें देरी भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्डर जब ओसी अप्लाई कर रहा है तो अपनी बिल्डिंग को पूरा तैयार करके ही ओसी के लिए अप्लाई करेगा। साथ में जो एजेंसी जिनको ओसी इशू करना है वो भी थोड़ी तत्परता दिखाएंगे कि हम जल्दी ओसी इशू करें, क्योंकि अब उन पे भी एक जोर आएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवहेलना वो भी नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और ये बेसिक उचित कदम है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई सुरक्षा चूक के चक्कर में कोई जान चली जाए, कुछ हो जाए, तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए जरूरी कदम था, बहुत जरूरी कदम था। तो सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला एक तरह से माइलस्टोन फैसला भी कहा जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली सरकार पहली बार कई सालों बाद सर्कुलर रेट जो है, सरकारी जो तय न्यूनतम संपत्ति मूल्य होता है, उसको बाजार की असली कीमतों के अनुरूप अपडेट करने की तैयारी कर रही है। पुराने रेट आज के रियल एस्टेट भाव से पीछे रह गए हैं, खासकर मध्य और कम दर वाले इलाकों में, इसलिए इन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी की राशि जो है वो वास्तविक कीमतों के करीब आएगी और लेन देन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। रेट 2014 से नहीं बदले गए थे, इसलिए यह बदलाव बाजार ट्रेंड्स के हिसाब से रेलेवेंट जो हैं वो माने जा रहे हैं। सर, दिल्ली में सर्कुलर रेट अपडेट की तैयारी है। 2014 के बाद ये पहली बार रेट में बदलाव होगा। बाजार कीमतों के करीब आएंगे सर्कुलर रेट, रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी। इससे क्या लग रहा है कि इसमें पारदर्शिता आएगी? होता क्या है कि जैसे हम बात करें कि 12 साल से सर्कुलर रेट नहीं बढ़े हैं, अगर 12 साल से सर्कुलर रेट नहीं बढ़े हैं तो इनका बढ़ना मतलब जो मार्केट का प्राइजिंग है वो तो डबल और ट्रिपल हो चुका होता है। लेकिन सरकार की मजबूरी होती है कि वो इतना ज़्यादा सर्कुलर रेट बढ़ा के पब्लिक का गुस्सा नहीं लेना चाहती, तो सरकार तो 10-20%, 15%, 18%, 22% ऐसा कुछ रेट बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो वो मार्केट रेट के बहुत दूर है अभी भी, और सर्कुलर रेट को इनको थोड़ा सा और जल्दी रिव्यू करके या हर साल रिव्यू करके इनको इसका एक रूल बनाना चाहिए, और हर साल रिव्यू करके इनको हल्के से बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि एकदम से जोर भी नहीं आए और धीरे धीरे लोगों की आदत सर्कुलेट को ज़्यादा अडॉप्ट करने की बन जाए। और मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस क्रिएट होना मार्केट रेट में और सर्कुलेट में, ये बाजार के लिए भी अच्छा नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। सर, सर्कुलर रेट तो बढ़ेगा, ये तो चलो खैर इसमें बात की जा रही है, लेकिन सर क्या लग रहा है कि जो घर खरीदना और जो बेचना होगा उसका भी खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्टैम्प ड्यूटी हो गई, रजिस्ट्री फीस हो गई, यही बढ़ेगी, कुल लागत जो होगी वो इसकी भी बढ़ जाएगी इसमें।
हाँ, तो रजिस्ट्रेशन फीस तो खैर बढ़ेगी क्योंकि मिनिमम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और एक सर्टेन % जो आपको देना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, वो आपको देना ही होगा। तो थोड़ा सा अंतर उसमें आएगा, लेकिन वो डिफरेंस जो क्रिएट है जो मार्केट का, दोनों की वैल्यूएशन का, जो कि सर्कुलर रेट का है और मार्केट रेट का है, उस पर तो उचित कार्रवाई होनी ही चाहिए। उचित कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए और इसलिए सर्कल रेट जो है वो यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जिससे कि एक तरह से बैलेंस बन जाए। पुराने जो रेट हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो पुराने ही हैं और आगे चल के जब इंक्रीमेंट इसमें किया जाएगा तो लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी सरकार हाल में शुरू की गई रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पुराने और खाली पड़े हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलप करने जा रही है। पॉलिसी से रेसिडेंशियल लेआउट में मौजूद एक्स्ट्रा जगह का इस्तेमाल करके एक बड़ी यूनिट बनाने की संभावना बताई गई है। अगर किसी सोसाइटी या आवासीय परियोजना का क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर से बड़ा है और वहां रहने वाले कम से कम 2/3 मालिक सहमत हों तो वो उसे बड़े और आधुनिक अपार्टमेंट के रूप में रीडेवलप कर सकते हैं। सरकार ने इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डेवलपमेंट चार्जेस में 50% की छूट, एडिशनल FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो और दूसरी छूट देने का प्रस्ताव रखा है ताकि डेवलपर्स और निवासी दोनों को यहाँ पर फायदा मिल सके। सर, रीडेवलपमेंट का यहाँ मतलब, पहले एक तो हमारे आम दर्शकों को बता दीजिए कि मतलब क्या होता है। क्या सोसाइटी या प्रोजेक्ट को ही रीडेवलपमेंट किया जाएगा या सोसाइटी के हिस्से में एक अलग से फ्लैट अपार्टमेंट बनाए जाएंगे इसके जरिए? नहीं, रीडेवलपमेंट से मतलब क्या हुआ कि आपकी सोसाइटी की एक सर्टेन एज हो गई है, इसके बाद में जो जर्जर हालत में आपके फ्लैट पहुंच रहे हैं और वो कभी भी कोई दुर्घटना की स्थिति में आ सकते हैं, तो उन फ्लैट्स को पूरी तरीके से तोड़ के नए फ्लैट बनाना, उसको रीडेवलपमेंट हम बोलते हैं। सो इसमें सरकार ने जो मतलब रीडेवलपमेंट के लिए जो बात की है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी डेवलपर आएगा उनको कुछ यूनिट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा FAR देंगे ताकि वो एक्स्ट्रा यूनिट बना के उसको सेल ऑफ कर पाएँ और उससे उनकी कॉस्ट निकल पाए जो कि उनको बनाने में लगने वाली है। तो जो रेजिडेंट हैं उनको एडिशनल लोड कुछ नहीं पड़ेगा, ऑल्दो उनको फ़ायदा हो सकता है कि जो नया लेआउट बन रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएं और हल्का सा जो नई जो फैसिलिटी हैं, क्लब की फैसिलिटी जो कि पिछले 30 साल पहले 35 साल पहले नहीं हुआ करती थी, उस तरह की जो फैसिलिटी हैं, नई चीज़ें हैं, लिफ्ट चेंज हो जाना, तो वो उनको सुविधा मिलेगी। साथ में जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता है तब तक बिल्डर की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको वो कहीं पे मकान किराए पे, जिस तरह के मकान में वो रहते हैं उस लेवल का किराए का मकान उनको दें और वो किराया जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो पे करे जब तक कि पोजीशन नहीं देता। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हर कोई जाना चाहेगा और जाना भी चाहिए क्योंकि एक नई सोसाइटी में आप रहने का आपको सौभाग्य मिलेगा, एक अच्छी सोसाइटी में रहने का सौभाग्य मिलेगा। कई सारी सुविधाओं के साथ लैस होगा ये रीडेवलपमेंट की। अगर हम लोग बात करें तो फिर सोसाइटीज़ जो होंगी, जो पुरानी हो चुकी हैं, जैसे कि सर बता रहे हैं 20, 25, 30 साल पुरानी है जो हो चुकी हैं, नई सुविधाएं उसमें होंगी, बिल्कुल नई तरीके से वो डेवलप होंगी और लगेगा जैसे कि आप दोबारा जब उसमें एंटर करेंगे रीडेवलपमेंट के बाद तो वो बहुत अच्छी फीलिंग भी आएगी उसमें। सर, रीडेवलपमेंट में मिलने वाली जो छूट और एडिशनल FAR का फ़ायदा जो है वो वास्तव में रेजिडेंट्स और डेवलपर्स को कैसे मिलेगा और इससे फ्लैट की कीमत जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आज की तारीख में जो पुराना फ्लैट है उसकी कॉस्ट और जो नया डेवलप होकर फ्लैट आएगा उसकी कॉस्ट में अंतर तो रहेगा। साथ में जो FAR है उसका कुछ फ़ायदा रेजिडेंट्स को भी मिलेगा क्योंकि शायद एक एक्स्ट्रा यूनिट उनको, एक्स्ट्रा रूम उनको, जैसे 3 बेडरूम का फ्लैट है तो उनको 4 बेडरूम का फ्लैट मिलने की बात हो रही है, तो वो उनको एक फ़ायदा मिलेगा कि उनका साइज बढ़ गया फ्लैट का और एरिया ज़्यादा हो गया। बिल्डर को क्या मिलेगा, बिल्डर ने मान लीजिए कि 20% एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बना दी, तो जो 20% एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है वो आज के रेट पे उसको बेच पाएगा, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसके अलावा जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े आराम से वो कवर कर पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें का जो सरकार ने बनाया है, टोटल रूल बनाया है, वो ठीक है, अच्छा रूल बनाया हुआ है ताकि सभी लोग विन विन सिचुएशन में रहें। यानी कि रेजिडेंट और डेवलपर्स दोनों को यहाँ पर फायदा हो सकता है इस रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत। चलिए अब रुक करते हैं एक बार फिर से गाजियाबाद का, बड़ी खबरें आ रही हैं वहाँ से। CAG ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA पर ऑडिट रिपोर्ट में 2017 से 2022 के बीच इसके कामकाज में बड़ी कमियों का खुलासा किया है, जिसमें प्लानिंग के नियमों का उल्लंघन और कमजोर इन्फोर्समेंट से लेकर हाउसिंग डिलीवरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कमी शामिल है। GDA ने अपने मास्टर प्लान 2021 को बिना जरूरी मंजूरी के लागू किया और कई जरूरतें पूरी नहीं की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां पार्क, खुला स्थान और रहने की जमीन बनानी थी वहां काम ही नहीं हुआ है। एक तरह से बहुत से टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं। खासकर EWS के लिए 25,000 घरों का लक्ष्य था, लेकिन GDA ने लगभग सिर्फ 10,000 ही बनाए हैं। CAG ने यह भी बताया कि हिंडन नदी के
फ्लड प्लेन, बाढ़ वाला जो इलाका होता है, उस पर अवैध निर्माण हुआ है और जीडीए ने इसे रोकने में उचित कदम भी नहीं उठाए हैं। सर, जीडीए की इतनी सारी कमियां उजागर हुई हैं, कितना गंभीर पहले मानते हैं आप इसे, ये हमारे दर्शकों को पहले समझाइए। अभिषेक जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये बहुत बड़ा लैप्स है, बहुत बड़ी कमजोरी है। इसमें रीजंस क्या होते हैं कि कोई अधिकारी चलता है एटीट्यूड का अगर आ गया तो इस तरह की गलतियां होती हैं, या ऐसा कोई अधिकारी आ गया है जो कि बिल्डर्स के साथ सांठ-गांठ करके काम कर रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आती हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि सरकार कोई रूल बनाती है कि हमको इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ फैसिलिटी बनानी है, घर देने हैं। अगर उसमें कमी करते हैं तो वो टोटल जो डेवलपमेंट का प्लान था उसको कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रहा होता है, वो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो बिल्डर्स ने उस तरह की छूट का फ़ायदा भी लिया। कहीं पे ईडब्ल्यूएस की जगह पे स्टूडियो अपार्टमेंट बना दिए, दिखा दिया कि वो है अपना ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं, ऑल्दो ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स नहीं हैं। कुछ बिल्डर्स ने रूल्स को ढंग से फॉलो किया, उन्होंने अच्छे बनाए हैं, उन्होंने दिए हैं, ईडब्ल्यूएस के फ्लैट भी दिए हैं। लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ने जब ये चलता है एटीट्यूड के साथ में या सांठ-गांठ के साथ में जब काम किया, तो बहुत सारे बिल्डर्स ने इन चीज़ों को अवॉइड किया और उससे प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश की, जो कि अनुचित है। और इसके साथ में जो भी बिल्डर्स ने किया है, सरकार को पूरी जांच करके इसको प्रॉपर्ली इसको ठीक कराना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साथ में ये सारे तबके साथ में रहेंगे तो ही बढ़िया डेवलपमेंट माना जाएगा। सर, ये तो एक जिले की बात हो गई है और वो तो सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई तो खुलासा भी हो गया है। अगर गाजियाबाद से निकल के और शहरों और मेट्रो शहरों की अगर बात करें, खासतौर पर जैसे नोएडा ही होगा अगर हो गया, या फिर मुंबई की बात करें या पुणे की बात कर लें, वहाँ पर भी अगर ऐसी कोई फाइल खुलती है, सर क्या लगता है कि ऐसे खुलासे, ऐसी लैप्सेस वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह के लैप्सेस आपको मैक्सिमम जगह पे मिलेंगे। प्रॉपर्टी का रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होने से, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होने से इस तरह की कमियों का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और फ़ायदा उठाया भी है। सरकार को इसको देखना चाहिए कि कैसे इसको ठीक करें, और लेकिन ठीक करना बहुत ज़रूरी भी है। हमने पिछले शो में भी बात की थी कि ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन है वो अब कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो ये जहाँ पे जगह है जहाँ रह सकते हैं, वो जहाँ पे अपन डेवलपमेंट करके दे सकते हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे सामंजस्य बना सकें, पूरा सोसाइटी का एक इकोसिस्टम बना सकें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ईडब्ल्यूएस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है और लोगों की ज़रूरत भी है। सर, क्या लग रहा है कि जो फ्लड प्लेन्स और ईडब्ल्यूएस घरों की जो कमी है उसको लेकर सर कोई कदम उठाने जा सकते हैं, या कोई इसमें राय है कि एक मास्टर प्लान इसके लिए बनाना चाहिए जिससे कि ईडब्ल्यूएस खासतौर पे हमारा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकें? नहीं, जैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो एक सर्टेन % रहता है जिसमें ईडब्ल्यूएस का डेवलपमेंट आपको करना होता है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो आज सरकार फोर्स कर सकती है कि वो ईडब्ल्यूएस को डेवलपमेंट करके दे। अगर वो कर देती है तो वो फिर सफिशिएंट फ्लैट बन जाते हैं। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि 25,000 फ्लैट बनना चाहिए थे, वो 10,000 बने हैं, तो 15,000 फ्लैट इट्स नॉट ए छोटा नंबर नहीं है, ये बड़ा नंबर है। तो अगर इस तरह के बनाते हैं तो करना चाहिए। बाकी फ्लड जोन की बात रहती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हिंडन के फ्लड जोन में कुछ डेवलपर्स ने प्लॉटिंग करके या कुछ करके, बेसिकली वो क्या होता है कि जब इस तरह की जोन में कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो वो सस्ता होता है और लोगों को बड़ा लुक्रेटिव लगता है। ऐसे लोग जिनके पास पैसे कम होते हैं वो उसमें परचेज कर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही अगर बाय द वे कभी इनको तोड़ने की बात आती है, कुछ भी आती है, तो वो वीकर सेक्शन जिसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, जो जैसे तैसे अपना एक घर बना पाया है, उसको बड़ा नुकसान होने की बात होती है। साथ ही साथ अगर नहीं तोड़ते हैं और कभी फ्लड आ गया तो कितना जान माल का नुकसान होगा उसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब ये दिस इज आउट ऑफ थॉट कि कितना क्या नुकसान हो सकता है। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उनको प्लान्स बनाने पड़ेंगे कैसे इसको बैलेंस करें। चलिए, जो रिपोर्ट आई है, जो खुलासा किया गया है जीडीए को लेकर, उम्मीद करते हैं कि उसका रेजोल्यूशन भी यहाँ पर किया जाए सरकार की ओर से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP और हरियाणा सरकार ने लगभग 20 साल बाद बड़े स्तर पर हरियाणा में नए शहरी रिहायशी सेक्टर लॉन्च करने की योजना बनाई है, खासकर गुरुग्राम में। इससे प्रदेश में रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड की सप्लाई बढ़ेगी और रियल एस्टेट मार्केट में नई जमीन अवेलेबल होगी। HSVP ने 1.8 लाख एकड़ भूमि को 3 चरणों में खरीदा
और चिन्हित किया है, जिनमें लगभग 24,000 एकड़ गुरुग्राम में शामिल है। इस योजना का मकसद है कि मौजूदा शहरों पर दबाव कम हो और घर बनाने की लागत सस्ती रहे और बुनियादी ढांचा जो है, जैसे सड़कें हो गई और सुविधाएं होगी, वो बेहतर हो सकें। लैंड खरीद के लिए ई भूमि पोर्टल के जरिए प्रोसीजर भी शुरू हो गया है। सर, ये जो कदम है सेक्टर्स बढ़ाने का, खासतौर पर गुरुग्राम को लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना बड़ा कदम मांग रहे हैं सर, खासतौर पे उस चीज़ को अगर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग रहने जाते हैं, उस लिहाज से उस सर्कल को अगर पूरा देखें, कितना बड़ा कदम मांग रहे हैं इसको? जरूरी कदम है। गुड़गांव पे या एनसीआर में बोलें तो हर जगह पे पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से लोगों को उचित घर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें अफोर्डेबिलिटी की बात कुछ आएगी तो शायद वो कुछ डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा अंतर प्राइजिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट है, अगर सरकार खरीद के भी अगर डेवलपमेंट के लिए ले रही है और साथ में बिल्डर्स को दे रही है, तो जो आज की तारीख में एक्विजिशन कॉस्ट है वो ऑलरेडी हाई हो चुकी है, सर्कुलेट हाई हो गए हैं। किसानों को जो मुआवजा जाएगा इससे, वो उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो गई है। तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा अफोर्डेबिलिटी में, क्योंकि वो सारी कॉस्ट निकाल के ही तो एक प्राइजिंग फाइनली आएगी। वो एक डाउट है कि अफोर्डेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जो प्रेशर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसको जरूर इस पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो बहुत दिनों बाद इन्होंने एक कदम अच्छा उठाया है, जो कि गुरुग्राम के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा नीड है वहाँ पे। हालांकि सर पूरे हरियाणा की बात की जा रही है, लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर में सबसे ज़्यादा जो एक्विजिशन की बात की जा रही है लैंड की, 24,000 एकड़ की, 1,80,000 एकड़ होगा कुल, और 24,000 एकड़ की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सर, दूसरे शहरों को बोले, क्योंकि एनसीआर में आपका फरीदाबाद भी आता है, अगर सिर्फ हरियाणा की अगर हम लोग बात करें, क्या वहाँ पर भी ऐसी कुछ तैयारी को करनी चाहिए, सेक्टर्स वहाँ पर भी बढ़ाने चाहिए? क्योंकि मैं धीमे धीमे देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से वो काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ पर भी रेट काफ़ी अच्छे अच्छे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला कि मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फरीदाबाद जो कि अभी गुरुग्राम के मुकाबले इतना ज़्यादा अभी रेंटल के लिहाज से या फिर देखें या फिर लैंड के प्राइसेस के लिहाज से देखें इतना नहीं बढ़ा है, और भी जगहों पे इसका और बूम होना चाहिए या फिर और दायरा बढ़ाना चाहिए इसको लेके। बिल्कुल, इसमें जो आपको देखना होगा कि आपके जो शहर हैं वो कहाँ पॉपुलेशन की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उन सेक्टर्स में जहाँ की रहने की जगह की कमी पड़ रही है, वो तो आपको डेवलपमेंट करके प्लान करना ही होगा। और डेवलपमेंट करना है या नया जगह आपको बसानी है, तो उसमें फिर आपको एक्विजिशन करना, एरिया बढ़ाना, ये सब कुछ उसी में इन्वॉल्व होगा। ये तो करना ही होगा, मतलब वो आपके पास कोई चारा है नहीं। एनसीआर के आसपास जितना भी डेवलपमेंट है वो तो बढ़ना ही है। जॉब गोअर्स जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पे अलग अलग शहरों से एनसीआर में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सेक्टर्स बढ़ाने का जो प्रपोजल है काबिल तारीफ है, एक वेलकम फैसला है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडा क्षेत्र में मिलेगा घर बनाने का मौका। असल में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा ने अपनी 2026 की आवासीय प्लॉट योजना के लिए रेरा की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। इससे इस योजना को रेरा के तहत पंजीकृत किया जा सकेगा, जो खरीदारों के लिए ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा देगा। इसके तहत नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि जेवर एयरपोर्ट के पास लगभग 973 आवासीय प्लॉट लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब अधिकारियों का लक्ष्य है कि आधिकारिक मंजूरी के बाद आवेदन मांगे जाएं और लॉटरी के जरिए भूखंडों का आवंटन किया जाए। ये कदम उन लोगों के लिए अहम है जो ग्रेटर नोएडा और हवाई अड्डे के आसपास घर या जमीन खरीदना चाहते हैं। सर, ईडा ने कई सारे प्रपोजल पहले भी दिए थे और फाइनली मेरे ख्याल से उसी का ही एक पार्ट है ये कि वहाँ पर आपके जो आवासीय प्लॉट हैं उनको अब यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है और लोग वहाँ पर खरीद सकते हैं। 973 आवासीय प्लॉट्स के लिए यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप देखिए कि जो नोएडा का नए प्लॉट्स अगर सरकार दे रही है, अथॉरिटी अलॉट कर रही है, तो सारे ऑक्शंस के द्वारा शुरू हो गए हैं और वो ऑक्शंस में इतनी महंगी कॉस्ट जा रही है कि वो किसी भी तरीके से नॉर्मल आदमी क्या नॉर्मल से भी जो अपर क्लास है उसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया परचेज करना। और अगर सरकार यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ प्लॉट्स लेके आती है जो कि ड्रॉ के द्वारा निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक सर्टेन फिक्स प्राइस पे सरकार उसको निकालेगी, जो कि सामान्य जनता के लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बहुत वेलकम इनका जो कदम है, बहुत वेलकम कदम है और उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य जनता को आपको वहाँ पे लेके आना है, नॉर्मल लोग आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी तो वो ईडा का पूरा डेवलपमेंट शुरू हुआ है। इस तरह की स्कीम आने से जो वहाँ पे वर्कर्स आएंगे, लोग काम करने के लिए आएंगे, अगर उनको वो प्लॉट मिलते हैं तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। सर, अभी के लिहाज से अगर देखा जाए, कोई अगर वहाँ पर पैसा लगाना चाह रहा है, आपको क्या लगता है कि अभी ये वक्त सही है? क्योंकि अभी धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। निवेश के लिहाज से सही है कि तुरंत लिया और तुरंत वहाँ पर बैठ गए, बस गए, वैसे उस लिहाज से सही है?
अभी अगर हम बात करें तो अभी निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है। बसने के लिहाज से तो मेरे ख्याल से अभी 4 से 5 साल लगेगा जहाँ पे आपको सुरक्षित रहने की जगह मिलेगी, क्योंकि अगर आपने किसी सेक्टर में 10 घर बन गए हैं तो वो थोड़ा सा एक सुरक्षा का अभी इशू रहेगा रिसेंट शुरुआत में, लेकिन जैसे ही वो 15 से 20% 25% सेक्टर फिल होता है तो फिर वो सुरक्षा की जो चीज़ें हैं वो सब कंट्रोल होने लगती हैं। तो 5 साल बाद तो रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह हो जाएगी आपके लिए। देखिए कि एक नया शहर डेवलप हो रहा है जो कि बहुत वाइड रोड्स हैं। अगर हम देखें तो जैसे एक्सप्रेस वे बना हुआ है, इनकी सेक्टर्स के बीच में इतना ही चौड़ी रोड दे रहे हैं जो कि एक्सप्रेस वे के बराबर हैं। तो कम्युनिकेशंस के लिए आप कम्यूट करना है, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। जो नोएडा और ग्रेटोना में जो इनकी कमियां रह गई थी वो यमुना में पूरा कर रहे हैं कि वो सारी कमियां कोई छोड़ी नहीं जाएं। तो एडा का एरिया डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, नया शहर डेवलप हो रहा है। आज के जो रेट हैं अगर इसमें आप परचेज करते हैं तो आप हमेशा फ़ायदे में न रहेंगे। आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में एक अच्छा अपना निवेश का मौका पा लिया है। सो आपको अगर निवेश करना है तो यमुना अभी बहुत बढ़िया सेगमेंट है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके अलावा फिल्म सिटी वहाँ पर बन रही है और कई सारे और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंफ्रा वाइज भी बहुत अच्छा हो रहा है और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफ़ी कुछ वहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो निवेश अगर करना हो तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं और आगे के लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छा फैसला ये हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एपिलेट यानी कि NCLAT ने सुपरटेक लिमिटेड के 2 प्रमुख हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यानी कि इको सिटी यानी कि जो नोएडा सेक्टर 137 में है और 34 पवेलियन जो कि सेक्टर 34 नोएडा में है, उसके मेंटेनेंस को अब अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी कि AOAs के हाथ में सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि ये परिवर्तन 30 दिनों के अंदर होना चाहिए जिससे रेजिडेंशियल सोसाइटीज की सर्विसेज और फैसिलिटीज उनके अपने चुने हुए प्रतिनिधि कंट्रोल कर सकें। ये आदेश सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी मामले के दौरान आया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस का नियंत्रण जो है वो AOAs को देना जरूरी है, भले ही प्रोजेक्ट पहले YG एस्टेट जैसी कंपनी संभाल रही थी। इससे वहां रहने वाले को और अपनी सोसाइटी के बेटर कामकाज पर एक तरह से यहाँ पर कंट्रोल मिल सकेगा। सर अगर इसकी खबर की बात करें, सर क्या लग रहा है कि जो मेंटेनेंस की समस्या है वो काफ़ी आम है। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई सारी हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम नहीं देते, मतलब जो अथॉरिटी होती है वो मेंटेनेंस नहीं उठाते हैं। क्या लग रहा है सर OAOs को नियंत्रण मिलना इसका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है? आप ये लेके चलिए कि जब भी कोई बिल्डर मेंटेन करता है तो वो उसमें जो फंड कलेक्ट होते हैं मेंटेनेंस चार्जेस के, उसमें भी वो अपना कुछ कट मारने की कोशिश करता है, उसमें कुछ प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। बट जो AOAs होती हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम करती हैं। उनके जो पदाधिकारी होते हैं उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, उनको तो वो एक समाज सेवा टाइप से ही पूरा उसको हेल्प कर रहे होते हैं पूरी सोसाइटी को डेवलप करने में। तो नेचुरली जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की नीड है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ सकते हैं किसी बिल्डर से जो कि अब उसमें जिसका किसी उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो केवल इतना है कि इससे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने के उसके बन जाएंगे, इससे ज़्यादा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो AO को देना बहुत समझदारी वाला कदम है और इसमें जो मेंटेनेंस है वो बेटर हो जाता है। वहाँ की रोज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो AO वाले जो लोग होते हैं वो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर ले जाते हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी जैसे वो चाहते हैं वो वैसे मेंटेन कर पाते हैं। सुविधा के लिहाज से भी AOAs को जब मेंटेनेंस का चार्ज मिलता है तो वो अपने हिसाब से मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। सर अगर मेंटेनेंस की जैसे बात आती है तो फिर जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो वो उनके लिहाज से बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनको पैसे कम देने पड़ें, हो सकता है मेंटेनेंस के लिहाज से उनको ज़्यादा और आसान सहूलियत हो। कैसा लग रहा है सर इस मामले में, क्या कहना है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर AOA के पास आ जाती है तो आपके मेंटेनेंस चार्जेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो बिल्डर की प्रॉपर्टी थी वो नहीं जानी है, वो नहीं जाएगी तो नेचुरली है आप उस पैसे को जो कलेक्शन है उसमें से आप कम कर देंगे। सो AO के आने के बाद में जो बिल्डर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको मेंटेनेंस चार्ज थोड़े से कम पड़ जाते हैं। अगर कोई AO मेंटेनेंस चार्ज बराबर रखती है तो फिर वो फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर देती है। तो उससे फिर रेजिडेंट को ही फ़ायदा होता है। बेसिकली जो कमियाँ थी, कहीं पेंटिंग ड्यू थी, कहीं वाटर पाइप टूट रहा था, कहीं पे RO प्लांट ठीक नहीं था, कहीं जनरेटर का दिक्कत चल रही थी, वो जो चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी थी, जो बिल्डर नहीं कर रहा था, काम चला रहा था, वो AO आके उसको सबको दुरुस्त करती है और ठीक करती है। सो वो फ़ायदा तो फाइनली रेजिडेंट्स को ही होता है। जो फ़ायदा होगा अल्टीमेटली रेजिडेंट्स को होगा जब AOAs के पास पूरा जिम्मा, पूरा कंट्रोल यहाँ पर जब उनके पास यहाँ पर आ जाएगा। सुनील सर आज आप हमारे शो में शामिल हुए और करीब 8 खबरें जो बड़ी खबरें थी और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट खबरें थी उनका आपने विश्लेषण किया सर, उसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच।
तो आज के शो में बस इतना ही। बाकी ये शो कैसा लगा, ये कवरेज कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।